इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से हिला कर रखा हुआ है। हालांकि बीते कुछ दिन से केस लगातार कम हो रहा है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान नए केसों की संख्या 2,81,837 रही है। 21 अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब कोरोना के नए केस 3 लाख से कम है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी प्रतिदिन 4,000 के पार जा रहा है। लिहाजा कोरोना का जो डर है वो अभी भी लोगों के बीच बना हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों को तो अब एक नई आफत का डर भी खूब सता रहा है। ये नई आफत है ब्लैक फंगस, जिसके देश के तमाम हिस्सों में न सिर्फ मरीज मिल रहे हैं बल्कि इससे मौतें भी हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में एक खास तरीके का फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। ये नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। कई मामलों में तो इसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों को मरीज की आंख तक निकालनी पड़ रही है। भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। खैर, इन दोनों राज्यों में काली फफूंद का कहर किस कदर है और इससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार और क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। तो लोग पहले ही कोरोना वायरस से परेशान थे। कई लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ने और अपने परिजन को बचाने में कमा दी है। ऐसे में ब्लैक फंगस नाम की नई आफत ने चिंताएं और भी बढ़ा दी है। जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना के बाद क्या ब्लैक फंगस से भी सरकार अच्छे से निपट सकती है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस नई बीमारी का इलाज काफी महंगा है। इतना ही नहीं, इस बीमारी की जानकारियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में 40 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। ऐसे में सरकार ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उपलब्धता को लेकर टेंडर जारी करने का फैसला लिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर इससे लड़ने को लेकर कई बड़े सवाल हैं। चलिए इनका जवाब जानने की कोशिश करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोविड-19 के इलाज के लिए जूझ रहे मरीजों के परिजन पर अब एक नई विपत्ति ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है। छत्तीसगढ़ में कई लोग इसकी चपेट में हैं और चिंता वाली बात यह है कि उन्हें इसका इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ब्लैक फंगस मरीजों को डॉक्टर्स एम्फोटेरिक या फिर लाइपोसोलम एम्फोटेरिसिन नाम के इंजेक्शन लगाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये इंजेक्शन बाजार में नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के परिजन इसलिए भी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि इसका इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। अगर कोई शख्स काली फफूंद वाली बीमारी से पीड़ित है तो उसे 21 से 25 दिन तक रोजाना 4 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 7,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में 25 दिन के लिए करीब 100 इंजेक्शन की कीमत ही करीब 7 लाख रुपए हो जाती है। ऊपर से अस्पतालों की ओर से कहा गया है कि ब्लैक फंगस का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं होगा। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाएं और किससे आखिर वो मदद मांगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस के इलाज को डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है इसके लिए केंद्र सरकार अपनी अनुमति दे, क्योंकि ये केंद्र की आयुष्मान योजना का ही हिस्सा है। कल चर्चा हुई है, कल ही इस पे चर्चा हुई है और मैंने कहा उसको शामिल किया जा सकता है और वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। शामिल करने का जो निर्णय रहता है उसमें उसको शामिल करना पड़ेगा। और अगर ये आयुष्मान जो उसका हिस्सा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसकी अनुमति लगती है। इधर प्रदेश में दवा सप्लाई करने वालों का कहना है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इसकी दवा की सप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसकी उपलब्धता नहीं है। अभी तो ब्लैक फंगस की कोई उपलब्धता बाजार में नहीं है। दवाई की कोटोन करके जो सिरप इंजेक्शन आते हैं और टैबलेट फॉर्म में आता है सिप्ला का, जो मेन सबसे ब्रांड लीडर है, उसकी उपलब्धता तो नहीं है अभी। मौजूदा समय में ब्लैक फंगस का इलाज ही परेशानी का सबब नहीं बना हुआ है, बल्कि ये
किससे होता है और किससे नहीं, इसे लेकर भी उलझन है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ब्लैक फंगस खेतों से नहीं होता, जबकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गन्ने की खेती और जहां कीटनाशक का इस्तेमाल होता है वहां ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। और तरह तरह के इंसेक्टिसाइड अलग अलग प्रकार की खेती में जब उपयोग करते हैं तो नाक और श्वसन तंत्र की प्रतिरोधक क्षमता में जो परिवर्तन आता है उसके कारण ब्लैक फंगस होता है। बहरहाल इन सब के बीच जनता ये जानना चाहती है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए क्या सरकार के पास पर्याप्त जानकारी और व्यवस्थाएं हैं। कोरोना के बाद काली फफूंद के कहर से लोगों को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है या नहीं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी, कुसुम की रिपोर्ट। तो काली फफूंद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी तैयार है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं विपक्ष का मत रखने के लिए बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जेपी शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारे जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए जुड़े हमारे स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय। ब्लैक फंगस ये नया एक, और जिस तरह से कोरोना महामारी थी उस तरह ब्लैक फंगस एक छत्तीसगढ़ वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों पे एक नई मुसीबत आ गई है। इस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए डॉक्टरों का, पहली बात तो डॉक्टरों का कहना क्या है, क्या ये कोरोना के ही लक्षण से होता है, और दूसरा इससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयारी कर रखी है? देखिए, इसमें कोरोना की वजह से ये होता है ऐसा नहीं कहना है विशेषज्ञों का, लेकिन कोरोना भी इसकी एक बड़ी वजह है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सीधे तौर पर जो कोरोना से जो लोग इससे प्रभावित रहे हैं, जिनका इलाज चला है और इलाज के बाद जो स्वस्थ हुए हैं, तो इन पर इनका खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी कहना है विशेषज्ञों का। लेकिन सभी पर ऐसा नहीं है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको समझना जरूरी होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो बेहतर बताएंगे इस विषय में। लेकिन यही कहना है कि जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, जिनमें फंगल इन्फेक्शन, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, और उनमें ये अगर फंगस चला जाता है तो इसके वहां विकसित होने के और प्रभावित करने की संभावना बढ़ जाती है। ये अहम मुद्दा है। देखिए, डॉक्टर्स का पैनल है, बैठे हुए हैं, गुप्ता जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, वो बेहतर बताएंगे कि आखिर ये होता कैसे है, समस्याएं कैसे आती हैं। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि इससे बचाव के लिए, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, पहली प्रारंभिक तैयारियां क्या है, क्योंकि जब सामने आ जाए, इसकी विभीषिका सामने आ जाए, तब कुछ कर पाना उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा जैसा अभी दिखाई दे रहा है। तो शुरुआती तौर पर, जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव साहब ने भी बात की थी इस विषय पर, और ये कहा था कि इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर चूंकि इसके इलाज में खर्च बड़ा आता है, उन्होंने बताया था कि 5,000 से 7,000 रुपए एक इंजेक्शन के लगते हैं, और जो इससे गंभीर प्रभावित होता है उसे 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगते हैं। तो समझा जा सकता है कि कितना खर्चीला है ये। संजय, वहाँ ये ब्लैक फंगस के पेशेंट आ चुके हैं क्या, और आ चुके हैं तो उनकी क्या स्थिति है, कुछ है जानकारी आपको? कुछ मामले हैं जरूर ब्लैक फंगस के, और कुछ मामले हैं छत्तीसगढ़ में, और उनका इलाज चल रहा है। और यही मामला सामने आने के बाद एक तरीके से प्रदेश जो सरकार थी वो अलर्ट पर आई, और इस विषय में जो बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए, दवाइयों की उपलब्धता के आदेश दिए गए, पोसोकोनाजोल और सहित जो तमाम दवाइयां होती हैं उसकी उपलब्धता के आदेश दिए गए। लेकिन मूल रूप से जो, जैसा मैंने कहा कि जिसपे आज चर्चा हो सकती है कि खर्चीली ये पद्धति है, खर्चीला ये इलाज है, तो इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा था कि एक तरीके से प्रयास ये भी वो कर रहे हैं कि इस पूरी योजना को, जो इस पूरे इलाज को खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत लाया जाए, ताकि इलाज की बड़ी राशि शासन से मिल सके और मरीजों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि चूंकि खूबचंद बघेल योजना जो है वो आयुष्मान भारत योजना का ही हिस्सा है, उन्होंने कहा, तो इसके लिए केंद्र से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर अब फिर बात वही आ गई है कि इससे भी अगर इस योजना के अंतर्गत लाया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच एक बार फिर से वही बातें शुरू ना हो जाए, इसका अंदेशा है जी। तो ये अब देखना होगा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास करती है, और केंद्र सरकार इस विपदा की घड़ी में, जब कोरोना एक तरफ लगातार वार कर रहा है, दूसरी ओर एक बड़ी और भी ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है जो कि गंभीर है,
तो उससे निपटने केंद्र भी क्या नीति तैयार करता है, ये कैसा संतुलन बनता है, ये देखना पड़ेगा। चलिए संजय, हम आपके पास फिर से आएंगे। हम ये जान लेते हैं, हमारे पास तो डॉक्टर राकेश गुप्ता जी है ही है, वो बताएंगे कि कितनी तैयारी है, एम्फोटेरिक इंजेक्शन, लाइपोसोलम इंजेक्शन उपलब्ध है कि नहीं है, जैसा कि हम लोग बताया जा रहा है। विपक्ष क्या मांग करता है, विपक्ष क्या सोचता है, हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जी है। शर्मा जी, क्या चाहता है विपक्ष, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए सत्ता पक्ष को इससे निपटने के लिए? देखिए, ये अभी बीते पिछले सप्ताह से ब्लैक फंगस नाम का एक बीमारी, और ऐसे लोगों को जो कि कोविड पॉजिटिव थे या कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में काफी दिनों तक उनका ट्रीटमेंट चला, उनको ऑक्सीजन दिया गया, और जो ऑक्सीजन में काफी दिन तक थे निश्चित रूप से, और घर में भी कई बार ऑक्सीजन दे, चूंकि जब ऑक्सीजन देते हैं तो वो एक लिक्विड से पार होकर के जाता है जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है, लेकिन कभी कभी हम घर में जब वो वाटर का यूज करते हैं तो नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, और यही सब कारण है। दूसरी बात यह है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, और इसके कई कारण हैं कि अभी जब कोविड हो रहा है तो कई महीनों तक के जो है उनको बहुत सारी दवाइयां और स्टेरॉइड से लेके सारी चीजें उनके शरीर के अंदर जाती हैं, जिनके कारण अंदर की शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और इसके कारण जो ये ब्लैक फंगस कोई नया चीज नहीं है। फंगस पहले भी होता है, जैसे अपन पहले भी होता है, जैसे बालों में चकत्ते आ जाना, वहां से बाल नहीं उगना, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। उंगलियों के बीच में घाव रहना, कई सालों तक रहना, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। उसी प्रकार से एक फंगस है जिसको म्यूकोर माइकोसिस के नाम से डॉक्टरी भाषा में जानते हैं, और ये जो है इसका भी जो इन्फेक्शन है वो नेजल से, साइनस से, और उसके बाद लंग्स में और फिर ब्रेन में जाता है। तो निश्चित रूप से ये घातक तो है, और अभी पिछले एक हफ्ता से एम्स के डॉक्टरों ने भी बताया कि 5-7 केस जो है वहां पर आए हैं, एक आध का डेथ भी हो गया उस इन्फेक्शन से। तो निश्चित रूप से ये घातक है, लेकिन मैं विपक्ष के नाते ये, और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि इसका इलाज जो है बहुत ही महंगा है, और ये जो है इसके इलाज में एक पेशेंट के पीछे 6 लाख 7 लाख रुपया लगने का अनुमान है। तो निश्चित रूप से इसके लिए शासन को बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत है, और मैं ये चाहूंगा कि सभी जिलों में इस ब्लैक फंगस के लिए ही एक सब जगह जो है एक अलग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, दवाइयों के साथ, और जो भी उस पेशेंट को लगेगा उसकी पूरी तैयारी के साथ हर जिले में, हर ब्लॉक में कम से कम एक हॉस्पिटल जो है अभी से खोल के रखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड के रूप में जो है ये नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी होनी चाहिए। हालांकि ये इन्फेक्शियस नहीं है, जैसा कि हम कोविड जो है किसी को छूने से, किसी के पास जाने से जो वायरस जो है एक दूसरे पे संक्रमण होता है, ऐसा ये बीमारी नहीं है, किंतु फिर भी एक जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है, और जान बचाना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके लिए पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। और चूंकि कोविड के काल से कोई व्यक्ति गुजरा है तो ऑलरेडी जो है उसको एक डिप्रेशन तो रहता ही है, डिमांड कर रहे हैं कि हर काम धंधा भी चौपट है, लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हर जिले में एक इसके लिए अलग से अस्पताल खोलना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है उतने पर्याप्त, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है पर्याप्त, नर्स नहीं है पर्याप्त, इसके लिए अलग से हॉस्पिटल कैसे खोला जा सकता है? हालांकि आपने बात रखी है, तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता जी है, उनसे बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल जी हॉस्पिटल में ही एक डिपार्टमेंट ऐसा कम से कम बनाए जिसका जहां तक पब्लिक जा सके, कि हाँ पब्लिक को लगे कि मुझे ब्लैक फंगस है, क्योंकि ये आंख से संबंधित है, नाक से संबंधित है। कि ईएनटी के हमारे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ईएनटी के बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, तो ईएनटी के कम से कम डॉक्टर रहे, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सरकार दूर करे, इसके कारण के दहशत में मत आए कोई पब्लिक। मैंने योजना के अंतर्गत गुप्ता जी आपने सुन लिया होगा शर्मा जी ने क्या क्या डिमांड की है, आपने उससे सवाल किया तो उन्होंने कहा डिपार्टमेंट एक अलग से होना चाहिए। गुप्ता जी, दूसरा
क्या इससे इलाज महंगा तो है, जैसा उन्होंने कहा कि गरीब आदमी इसका इलाज कैसे करा पाएगा, 6 से 7 लाख रुपए आएगा एक का खर्च। और कहा यह जा रहा है मार्केट में कि एम्फोटेरिक जो इंजेक्शन है और दूसरा लाइपोसोलम यही नहीं उपलब्ध है अभी, और शायद जैसा आप ज्यादा बेहतर बताएंगे इस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए यही 2 इंजेक्शन कारगर है। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लैक फंगस क्या है, मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं जी। ये फंगस का रंग ब्लैक नहीं होता है, फंगस का रंग सफेद और जैसे सूखा हुआ पनीर होता है वैसा होता है जी। ये जो डेड टिश्यू होता है जी, ये फंगस खून की नलिकाओं में जब जाता है हाँ। और अलग अलग जब ब्लड सप्लाई खून की नलिकाओं में जाने से थ्रोम्बस बनता है या खून के जमने की प्रक्रिया होती है, तो ये एमआरआई में काले रंग में दिखता है जिसको हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसका रंग ब्लैक नहीं होता है, ना ही ये किसी हिस्टोपैथोलॉजी में काले रंग का दिखता है। हाँ। ये चूंकि चेहरे की चमड़ी काली हो जाती है, एमआरआई के पिक्चर में या जहाँ पर प्रभावित करता है हड्डी को या मांसपेशियों को या दूसरी चीजों को, तो काला दिखता है, इसलिए इसको म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द ब्लैक फंगस हो गया, जबकि ब्लैक कुछ भी नहीं होता इसकी पैथोलॉजी में जी। दूसरी बात ये कि शरीर में साइनस से होकर या आंख में और उससे जुड़े हुए हिस्से में होता है, क्योंकि नाक की छत की हड्डी और ब्रेन की फर्श की हड्डी एक ही कॉमन हड्डी होती है, इसलिए खून की नलिकाओं के माध्यम से आंख में और ब्रेन में जाता है। साइनस और नाक के आसपास के पड़ोसी अंग है ऑर्बिट या आंख का हिस्सा, इसलिए वहां जाने का खतरा बहुत होता है। साइनस की जो दीवार होती है और आंख की जो फर्श होता है वो एक ही होता है, इसलिए वहां जाने के पड़ोसी अंग में जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हाँ। शरीर में, वातावरण में, साइनस में सभी प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस मौजूद रहते हैं पहले से, चाहे नाक में किसी प्रकार की बीमारी हो या न हो। क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता कोरोना संक्रमित मरीज में कम हो जाती है, बहुत लंबे समय तक अस्पताल में रहता है, डायबिटीज वाला मरीज कंट्रोल नहीं रह पाता है, या जिनको पहले से डायबिटीज है उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हो, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नाक की झिल्ली के माध्यम से जब जाती है तो ये फंगस को नेचुरल वे में ग्रोथ होने का मौका मिलता है, क्योंकि शरीर की और नाक की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, बहुत लंबे समय तक उसको ऑक्सीजन मिली, ह्यूमिडिफाइड एयर मिली, इसलिए नॉर्मली फंगस को ग्रो करने का मौका मिलता है। सबसे अच्छा मौका यही रहता है जब शरीर के मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम हो। तो ये पोस्ट कोविड मरीजों में कॉम्प्लिकेशन देखा गया। हालांकि उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान का वो इलाका जहां पर गेहूं या दूसरी फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे में जब फसल कटने का मौसम होता है तो ये म्यूकरमाइकोसिस के केस बहुतायत में होते हैं। मुख्यतः कान, नाक, गला के डॉक्टर इसको देखते हैं, और यदि आंख में कॉम्प्लिकेशन हो तो नेत्रोग विशेषज्ञ भी इसको एक टीम के रूप हिस्सा बनकर देखते हैं। इसकी सर्जरी प्राथमिक तौर पर की जाती है डायबिटीज के कंट्रोल करने के बाद, और बहुत ज्यादा फैला हो तो ऊपरी जबड़े का बहुत सारा हिस्सा या तो दूरबीन के सहारे या नाक में यहाँ पर चीरा देकर निकाल दिया जाता है, ताकि मरीज को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, इन्फेक्शन में लोड कम किया जा सके, ताकि दवाई को काम करने का मौका मिले। लाइपोसोमल एंटी एम्फोटेरिसिन बी ये एक इंजेक्शन का नाम है, जो मुख्यतः ऑपरेशन के बाद मरीज को दिया जाता है। 2 से 3 इंजेक्शन प्रतिदिन लगते हैं। सामान्यतः जब इसकी किल्लत नहीं होती तो 3000 रुपए के आसपास का ये इंजेक्शन आता है। कम कंपनियां बनाती हैं और इसे 4 से 6 हफ्ते तक मरीज को दिया जाना उचित होता है। यदि आंख और ब्रेन का हिस्सा अफेक्ट हो गया हो, नॉर्मली 3 से 5 दिन देने के बाद यदि कम इन्फेक्शन हो तो इसकी गोलियां भी दी जा सकती हैं, और 4 से 6 हफ्ते तक दवाई देने के बाद मरीज को इससे निजात मिल सकती है। लेकिन इसका मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। मरीज का ऊपरी जबड़ा निकालें तो आर्टिफिशियल जबड़ा भी लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि खाने के लिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जब निकालते हैं तो खाना
नाक के हिस्से में न चला जाए, इसलिए 3 से 5 दिन के बाद ऑपरेशन के ये जबड़ा लगाया जाता है। आंख निकालने की स्थिति में आर्टिफिशियल आंख लगाई जाती है, क्योंकि नेत्र का वो हिस्सा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इसलिए मरीज की जान बचाने के लिए, इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए आंख का वो हिस्सा निकाला जाता है। लेकिन डरने की बात यह है कि मरीज को इसको इन्फेक्शन को के लिए अपने लक्षणों को पहचानने की जरूरत है। आपके ऊपरी जबड़े में यदि आप कोरोना संक्रमित मरीज से ठीक होकर आए हैं तो ऊपरी जबड़े में दर्द होना, चमड़ी का शून्य पड़ जाना, किसी प्रकार से नाक से पस के साथ ब्लड का आना, गले के खकार में जब कफ आता है तो उसमें ब्लड का आना, रात में तेज सिर दर्द होना, आंखों के आसपास वाले हिस्से में दर्द होना और नाक का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें तेज सिर दर्द होना, ये शुरुआती लक्षण है। खासकर ऐसे मरीज जो कोविड के मरीज रहे, लंबे समय तक ऑक्सीजन देनी पड़ी, आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता या पहले से प्रतिरोधक क्षमता किसी रोग के कारण आपकी कम है, उन मरीजों को होने की संभावना है। ये एक सोशल पैनिक हो गया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश पिछले 3-4 दिनों में इसके मरीजों के आने की गति कम हुई है। कम मरीज पिछले 2 दिन आए हैं और मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 200 के आसपास मरीज हैं। लेकिन इसके इंजेक्शन की प्रारंभिक किल्लत चूंकि कम कंपनियां बनाती हैं, इसलिए अचानक इंजेक्शन की मांग आने के कारण इंजेक्शन की कमी जरूर हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर अलग अलग शहरों से इन इंजेक्शनों को मंगाया है। आने वाले 1-2 दिनों में इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जिनके पास इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस था तो प्राथमिकता के तौर पर इंजेक्शन नहीं बनाती थी। पिछले 2 दिनों में खबर है कि कुछ मल्टीनेशनल इन इंजेक्शन को ला रही हैं और उनमें से एक कंपनी का इंजेक्शन रायपुर में अभी अवेलेबल हो गया है। चूंकि कालाबाजारी और जमाखोरी कोविड के मरीजों में दवाइयों में होती रही है, इस इंजेक्शन के साथ भी पिछले 2 दिनों में देखने में आया, लेकिन दवा नियंत्रक के कड़े अंकुश के कारण इसकी कालाबाजारी पर रोक लगी है। मुख्यतः जो ऑपरेशन है वो कान नाक गले के डॉक्टर आंख के मरीजों के साथ, आंख के डॉक्टरों के साथ मिलकर करते हैं। सबसे ज्यादा मरीज अभी एम्स रायपुर में है, लेकिन जिस प्रकार ऑपरेशन सुसज्जित डिपार्टमेंट है, ईएनटी डिपार्टमेंट डॉक्टर नागरकर के नेतृत्व में, जो खुद डायरेक्टर है एम्स के, वहाँ 2-3 ऑपरेशन प्रतिदिन हो रहे हैं। 50 मरीजों का एक अलग से म्यूकरमाइकोसिस वार्ड बनाया गया है। यदि कोरोना संक्रमण रहित मरीज हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनकी सर्जरी भी की जा रही है। सेक्टर 9 और मेडिकल कॉलेज रायपुर में जो मरीज भर्ती किए जा रहे हैं उनको आवश्यक चिकित्सा दी जा रही है। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सब मरीजों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राथमिकता के तौर पर इस पैकेज को आयुष्मान में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार से भी बातचीत स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। आने वाले 1-2 दिन में यदि आयुष्मान पैकेज में इसको कंट्रोल करने में अनुमति मिलेगी तो 5 लाख तक का इलाज उनको मिल पाएगा मरीजों को। वैसे भी एम्स में और मेडिकल कॉलेज रायपुर में मरीजों से के इलाज की सुविधा है और मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जो दवाएं बाहर से खरीदी जा रही वो स्वास्थ्य विभाग ने एम्स में भी उपलब्ध कराई है मुफ्त और मेडिकल कॉलेज रायपुर में भी कराई। डॉक्टर साहब, 1-2 चीजें हैं यहाँ। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने कहा, अगर आयुष्मान में अगर केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलती, उनकी सहमति नहीं मिलती है तो फिर गरीबों का इलाज कैसे होगा? एक। दूसरा, आपने कहा कि इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। ये इंजेक्शन जब लेने जाएगा मार्केट में तो आपने ही बताया कि 3 से 4 हजार, अगर उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही है तो भी 3 से 4 हजार और कम से कम 20 से 25 इंजेक्शन लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेगी सरकार? देखिए, अभी जो एम्स रायपुर में मरीज भर्ती हैं उनको फ्री इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जितने भी इंजेक्शन छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्केट में अभी जो थे उनको प्रोक्योर करके भेजा है, उनको इंजेक्शन तो अभी मुफ्त में मिल रहे हैं। लेकिन आयुष्मान योजना में किसी भी मरीज किसी भी नई बीमारी को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी होती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझा योजना है। आयुष्मान की योजना में भी देर से मिला, वहां टेस्ट नहीं हो पाए आयुष्मान योजना के अंतर्गत। लेकिन ये चूंकि ऐसी बीमारी है जिसका कोरोना संक्रमित मरीज का
बहुत ज्यादा महंगा इलाज है। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज से महंगा इलाज है, क्योंकि दवाओं का खर्च बहुत ज्यादा है। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार इसकी सहमति देगी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से मरीजों का इलाज करा रही है। यदि और ज्यादा मरीज बढ़ेंगे तो आयुष्मान योजना में इसका इलाज हो पाएगा, मुझे विश्वास है। और इंजेक्शन की उपलब्धता आने वाले 1-2 दिनों में सुनिश्चित कर दी जाएगी, और अस्पतालों में जो सरकारी अस्पतालों में मरीज भर्ती होंगे उनको ये इलाज मुफ्त में मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इतना और जानकारी चाहते हैं कि अगर कोई ब्लैक फंगस से की चपेट में आया है, इन्फेक्शन हुआ है उसको, तो क्या वो लाइलाज होता है, ऑपरेशन ही होता है उसका एकमात्र सोल्यूशन, कि मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है? और रहा जो प्रारंभिक अवस्था में मरीज आते हैं तो उनको मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो एडवांस स्टेज में मरीज आते हैं उसको आंख में और ब्रेन में इंफेक्शन को जाने से बचाने के लिए जो इंफेक्शियस हिस्सा है शरीर में हड्डी का, जिसमें मुख्यतः हड्डी के माध्यम से ये ब्रेन में और आंख में जाता है, वो निकालना बहुत जरूरी होता है। मुख्यतः ऊपरी जबड़ा जिस हिस्से में इंफेक्शन है उसको निकाला जाता है। मरीज की जान बचाने के लिए एडवांस म्यूकरमाइकोसिस में ये प्राथमिक ऑपरेशन है, अनचाहा जरूर है, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात शर्मा जी की मैं जवाब देना चाहूंगा, अलग अलग अस्पतालों में इसका वार्ड या फिर इसकी टीम बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि मरीज की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेजों में और एम्स में या सेक्टर 9 के अस्पतालों में विशेषज्ञों की टीम इस ऑपरेशन को या इस इलाज करने को अभ्यस्त है। वहां पर मरीज भर्ती हो, उनका इलाज किया जाएगा प्राथमिकता के तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं सभी कोविड मरीजों को कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने लक्षणों को पहचाने और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव में न आए। आपके डॉक्टर आपके इस वक्त सबसे अच्छे मित्र हैं। किसी भी प्रकार के लक्षण की आशंका हो तो उन्हें फोन कर समय लें, परीक्षण कराएं, और आशंका से दूर रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर को मित्र मानकर उससे संपर्क करें। मतलब इसमें कोविड पेशेंट अगर नहीं है कोई, उसको भी ब्लैक फंगस हो सकता है? जी हाँ, ब्लैक फंगस एक जानी पहचानी बीमारी है। मैंने जैसे पहले बताया कि फील्ड वर्कर्स में जहां पर कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लोग मास्क नहीं पहनते कीटनाशकों का प्रयोग करते समय, या ऐसे कृषि मजदूर जिनको डायबिटीज है, मास्क नहीं पहना हो, लंबे समय तक कीटनाशक का प्रयोग फील्ड में करते रहे खेतों में, उनको अपना डायबिटीज कंट्रोल रखना है। और किसी प्रकार का नाक में साइनस की बीमारी हो, बार बार कफ बनता हो या इस प्रकार की कोई दिक्कत हो, नाक में मसले हो, उनको परीक्षण कराकर अपनी प्राथमिक जांच करानी चाहिए। चलिए, शर्मा जी संतुष्ट हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वासन दिया गया है, आपने जो डिमांड की थी। डॉक्टर होने के नाते भी कह रहा हूँ, शर्मा जी को कोई किसी प्रकार की हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे तो सभी ठीक होंगे। चलिए शर्मा जी। जी देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी जब कोविड का समय है, वाकई इस पे राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले जब से ये सरकार बनी है, आपको मैं बता रहा हूं, आयुष्मान योजना बंद, उसके बाद नई स्कीम लाएंगे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, वो नहीं आया। उसके बाद लाएंगे खूबचंद बघेल, उसका कोई अता पता नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता हेल्थ के मामले में दर दर की ठोकर खा रही है। ऊपर से जब हेल्थ का मामला राज्य का है तो आप हेल्थ का प्लीज सुन लीजिए प्लीज, आपको इतनी देर तक सुना, मैं आप भी सुन लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि हेल्थ का मामला राज्य का होता है, केंद्र के तरफ ज्यादा आंखें फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, सरकार को करनी चाहिए इस काम को। और क्या आप बोल रहे हैं कि ये हर जिले में हर ब्लॉक में इसके इलाज नहीं हो सकते थे? क्या मरने के लिए छोड़ देंगे? यदि कोई सुदूर जगह में किसी को ब्लैक फंगस हुआ, क्या उसको लाने का इंतजाम आप करेंगे? मैं बहुत सारा चीज पूछता हूं। और लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर होने के नाते एक सलाह और देना चाहूंगा कि एलोपैथी के साथ साथ आयुष पद्धति में भी जो है इनके इलाज सरकार जो है
सामूहिक रूप से सभी विशेषज्ञों को बिठा करके इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकालना चाहिए इसमें, क्योंकि आयुष में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। और जो शुरुआत से जो स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रदेश का पहले से ही बोल रहा है कि केंद्र अनुमति देती है कि नहीं देती, आपने चालू नहीं किया, उसके पहले केंद्र के तरफ टकटकी निगार के आप देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सरकार में हैं, 68 सीटों के साथ आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने बिठाया है, तो आपको उनको आश्वस्त करना पड़ेगा और ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। चलिए गुप्ता जी, बहुत संक्षेप उत्तर दे दीजिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। गुप्ता साहब। शर्मा जी बार बार राजनीतिक बातें करते हैं मरीज के हित की बात करने के अलावा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना है, एक हिस्सा राज्य सरकार 40% देती है और 60% केंद्र सरकार देती है। वार्ड में, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसका इलाज उतने उत्कृष्टता से संभव नहीं है। आपने पहले बंद क्यों कर दिया आयुष्मान योजना, ये भी तो बता दीजिए। शर्मा जी, आपका यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम का क्या हुआ, ये भी तो बता दीजिए। बातें बहुत करते हैं आजकल। चलिए सुन, बिल्कुल शर्मा जी सुन तो लीजिए। बात में 1 साल तक भटके हैं जनता, तब हम बोल रहे हैं। आप इलाज कराना चाहें तो आपका स्वागत है, आपका इलाज दोनों योजनाओं से किया जाएगा। नहीं, उनका कहना है कि आयुष्मान योजना बंद कर दी थी आप ही को मुबारक हो इलाज। नहीं, आयुष्मान योजना बंद नहीं हुई। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष्मान योजना में काम करने वाला सबसे अच्छा राज्य है पूरे देश में, आप आंकड़े देख सकते हैं। चलिए, उन्होंने एक बात और कही है, अगर सुदूर अंचल में किसी ब्लैक फंगस से कोई इफेक्टेड है, बीमार है, तो उसको लाने की भी कोई आपकी योजना चालू होगी? जी हाँ, ब्लैक फंगस के लिए जो भी मरीज है उसके लिए अलर्ट जारी किए गए हैं, उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसका रेफरल सिस्टम बना है। किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त और बहुत उत्कृष्ट किस्म का इलाज हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर कर रहे हैं एक टीम के रूप में, और छत्तीसगढ़ में इस बीमारी का सक्सेस रेट और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। न किसी प्रकार की दवाइयों की कमी होने दी जाएगी, न किसी प्रकार के इलाज में किसी प्रकार की देरी होगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुप्ता जी आपका, जेपी शर्मा जी आपका, और संजय जी आप इसमें जरूर नजर बनाए रखें। कैम्फोटेरिक और लाइपोसोलम जो इंजेक्शन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, इस पे जरूर नजर बनाए रखेगा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस देश भर में परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ की सरकार ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर गंभीर है और इसे डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना से जोड़कर मरीजों का इलाज कराने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के माध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को कम पैसे में इलाज की सुविधा प्रदान की जा सके। क्योंकि खूबचंद बघेल योजना आयुष्मान योजना का ही हिस्सा है, लिहाजा भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। ऐसे माना जा रहा है कि अब इस मामले पर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराहट देखने को मिल सकती है।